हेलो दोस्तों, आज हम लोग न्यू नेटल जॉन्डिस यानी कि जो बच्चे में पीला होता है तो वो पीलिया के क्या लक्षण हैं, क्या कारण है, क्या वजह है, क्यों होता है। क्योंकि दोस्तों ये ज़िंदगी का सबसे पहला एक ऐसा मरहला है, कॉमन होता है। 5 to 10% थोड़ा अटेंशन की इसमें ज़रूरत होती है, क्योंकि न्यू नेटल जॉन्डिस एक फिजियोलॉजिकल प्रोसीजर है। कॉमनली बच्चों में पीला होता ही है, लेकिन पहले 24 घंटे के अंदर इसका होना ये अच्छी अलामत नहीं है। इसके लिए हमको जल्द से जल्द डॉक्टर को रब्ता करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पैथोलॉजिकल हो सकता है और पहले वीक के अंदर अगर होता है तो ये कॉमन है। तो आफ्टर 24 आवर्स या फिर 72 आवर्स अगर ये होता है तो ये तभी है। वैसा भी 14 दिन तक इसका जो है ड्यूरेशन होता है, टाइम होता है, उसके बाद ये अपने आप जो है तो कम हो जाता है या डिसअपीयर हो जाता है। तो जॉन्डिस या फिर पीला क्या होता है, इसमें बच्चे का आमतौर से अगर देखा जाए तो पूरा कलर जो है बॉडी का वो पीला पड़ सकता है, या फिर चेहरा या फिर उसके आंखों के जो इक्टेरा जिसको हम कहते हैं, ये सफ़ेद जो भाग है आंखों का, ये पूरा पीला दिखाई देता है। तो इसके भी कुछ दर्जात होते हैं, इसकी कुछ वजह होती है। तो आज हम इसके ताल्लुक से टोटली जानेंगे और इसको कैसा एग्जामिन करते हैं डॉक्टर वो भी जानेंगे। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस क्या होता है, जिसके अंदर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और जिसका कुछ ना कुछ अहम वजह होती है। तो दोस्तों इसके जो है 2 टाइप्स है, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस और एक है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। तो हम इसके ताल्लुक से अभी आगे पूरा जानेंगे कि फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस किसको कहते हैं और पैथोलॉजिकल जॉन्डिस किसको कहते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं इसके जो कॉजेज़ क्या है, इसकी वजह क्या है, क्यों होता है। तो इसको जानने के लिए इसके जो कॉजेज़ हैं, तो दोस्तों क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो वो मैच्योर नहीं हो पाता, उसके जो फंक्शंस हैं वो पूरे प्रॉपर जो है तो काम नहीं करते हैं। तो यानी कि क्या होता है, माँ का ब्लड जो है बच्चे के ब्लड के अंदर आया है, बॉडी के अंदर आया है, और तो जो आरबीसी उसके बॉडी के अंदर मौजूद हैं, वो आरबीसी जब टूटना शुरू होते हैं, जैसे कि बड़ों के अंदर लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी अगर हम देखें तो 120 डेज होता है, लेकिन बच्चों के अंदर जो है तो वो कम होता है, बिलो 90 होता है। तो वो जो ब्रेकडाउन हो रहा है आरबीसी, उसको बाहर निकलने के लिए, एग्जिट होने के लिए कोई रास्ता नहीं होता है। यानी जो लीवर का जो फंक्शन है, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में कन्वर्ट करना, तो ये प्रॉपर फंक्शन अंजाम नहीं दे पाता। तो उसमें बच्चे का जो फंक्शन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता। इसलिए क्या होता है, एक तो वो आंतों में जाकर जो है तो रुक जाएगा, या फिर वो जो है तो ब्लड के अंदर रुक जाएगा, प्लाज्मा के अंदर रुक जाएगा। अगर वही प्लाज्मा के अंदर जब चलेगा या ब्लड के अंदर वो इन्वॉल्व हो गया तो वो हो सकता है सीएनएस को इफ़ेक्ट कर दे, क्योंकि इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बहुत ही सीवियर है। और सीएनएस के ऊपर सबसे ज़्यादा इसके जो तो साइड इफ़ेक्ट होते हैं या फिर नुकसान, इसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो है न्यूनेटल जॉन्डिस का सबसे ज़्यादा नुकसान सीएनएस सिस्टम पर होता है। यानी कि सीएनएस सिस्टम डायरेक्ट डिस्टर्ब हो सकता है, डैमेज हो सकता है, और वो ऐसा डैमेज हो सकता है जो लाइफ टाइम जो है तो रिकवर नहीं हो सकता। इसलिए बहुत ही सोच समझने की और बहुत ही फिक्र की ज़रूरत है न्यू नेटल जॉन्डिस के ताल्लुक से। तो दोस्तों इसकी जो वजह, अब हम न्यू नेटल जॉन्डिस के कॉजेज़ की अगर बात करें तो ये 2 ग्रुप के अंदर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हेमोलाइटिक यानी कि खून से रिलेटेड, और एक नॉन हेमोलाइटिक। उसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम की वजह, इसकी वजह तो वजह बन सकती है। हेमोलाइटिक की अगर हम बात करें तो RH इनकम्पेबिलिटी, यानी कि माँ का अगर जो ब्लड ग्रुप है वो बच्चे के ब्लड ग्रुप से अगर मैच नहीं होता तो ये एक वजह बन सकती है। ये साथ ही AB इनकम्पेबिलिटी, यानी कि जो ब्लड ग्रुप होता है, हम जानते हैं ABO, तो ये जो अलग अलग जो ब्लड ग्रुप है, अगर इसके अंदर भी बच्चे के और माँ के अगर ब्लड ग्रुप मैच नहीं हो पाता तो ये भी इसकी एक अहम वजह बन जाती है न्यूनेटल जॉन्डिस की। और साथ ही प्री टर्म बेबी की अगर है, यानी कि डिलीवरी की जो डेट है उससे पहले अगर डिलीवरी हो जाती है, बच्चा उससे पहले पैदा हो जाता है, तो ये भी न्यू नेटल जॉन्डिस की एक अहम वजह बन सकती है। डिहाइड्रेशन की वजह से भी न्यू नेटल जॉन्डिस हो सकता है। साथ ही थैलेसीमिया, जो कि एक आम या मशहूर एक डिजीज़ है, बीमारी है थैलेसीमिया, जो ब्लड रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन जो रिक्वायर्ड है बॉडी को वो सफिशेंट नहीं होता, यानी कि जितना बॉडी को चाहिए वो सफिशेंट नहीं होता, तो ऑक्सीजन का लेवल कम होता है थैलेसीमिया के अंदर। तो ये भी एक अहम वजह बन जाती है न्यूनेटल जॉन्डिस के लिए।
और कुछ क्या होता है, हेरिडिटी भी होती है, ख़ानदानी होता है, माँ के अंदर ऐसी कुछ चीज़ें होती है जिसकी वजह से G6PD डेफिशिएंसी भी होती है। ये एक तरह का एंजाइम्स होता है जिसकी वजह से भी न्यूनेटल जॉन्डिस हो सकता है। अब अगर हम बात करें नॉन हेमोलाइटिक की, नॉन हेमोलाइटिक के अंदर प्री मैच्योरिटी होता है, ब्लड लॉस होने की वजह से होता है, इनएडिक्वेट ऑफ फीडिंग, यानी कि बच्चे को जो है तो प्रॉपर दूध अगर नहीं दिया जा रहा है, नहीं पिलाया जा रहा है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। पॉलीसाइथेमिया यानी कि आरबीसीज के जो इम्बैलेंस है, इसकी वजह से भी जो है तो न्यूनेटल जॉन्डिस हो सकता है। साथ ही इसका जो कॉज है इडियोपैथिक, यानी नामालूम कुछ ऐसे असबाब होते हैं जिसका कॉज मालूम ही नहीं होता, या फिर कभी कभी जो है तो लॉन्ग टाइम तक इसका जो है तो कॉज मालूम नहीं होता। और एक अहम वजह इसकी ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस भी है जिसकी वजह से जो है तो न्यूनेटल जॉन्डिस होता है। दोस्तों, बहुत ही अहम टॉपिक पर अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है कि हाउ टू एग्जामिनेशन ऑफ न्यूनेटल जॉन्डिस पेशेंट या बेबी, यानी जिस बच्चे को जो है तो न्यूनेटल जॉन्डिस हुआ है, पीलिया हुआ है, उसको डॉक्टर किस तरह एग्जामिनेशन करते हैं। तो एक बहुत ही सफ़ेद हिस्सा जो दिख रहा है आपको, तो ये हिस्से को एग्जामिन करते हैं, लेकिन इसके लिए बाहर वाला जो हिस्सा है, ओपन डोर, दरवाजे के बाहर अगर जाकर हम देखेंगे तो प्रॉपर अच्छे से पता चलता है। लाइट के अंदर या फिर रूम के अंदर जो है तो ये प्रॉपर नज़र नहीं आता या फिर सही एग्जामिनेशन नहीं किया जा सकता। इसके लिए इसको ओपन प्लेस के अंदर अगर हम एग्जामिन करें तो ये बेहतर होता है। तो कभी भी क्या होता है, जॉन्डिस जो शुरू हो रहा है तो वो सबसे पहले चेहरे से शुरू होता है, उसके बाद ट्रंक यानी धड़, उसके बाद जो है तो एब्डोमेन, उसके बाद जो है तो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर, अपर और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर, फिर जो है तो लेग्स के ऊपर, और फाइनली आखिरी में जो है अगर ये सीवियर हो जाए, यानी सीरम बिलिरुबिन का लेवल अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो पाम और सॉल वहाँ तक पहुँच जाता है। अब दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर एग्जामिनेशन करते हैं। एग्जामिनेशन की ज़रूरत है। चेक द रैपिड ऑफ ब्रीथिंग, पाल्पेट द एब्डोमेन, चेक द अम्बलाइकस। अम्बलाइकस को भी चेक करना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से कुछ इन्फेक्शन वगैरह हुआ है तो वो भी समझ में आ जाएगा। चेक द स्किन पोस्चर, स्किन पोस्चर को भी हम चेक अगर करते हैं बच्चे की तो उससे भी जो है तो काफ़ी मदद मिलती है एग्जामिनेशन करने के लिए। फिर उसमें एक खास चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, क्रूमर्स रूल जिसको कहते हैं, उसके अंदर क्या होता है, किसी एक हिस्से जैसे नाक के, मान लो कि टू सी प्रेस द स्किन फर्मली टू ऑब्जर्व एंड येलो टिनी, यानी क्या होता है जब नाक के एक ऐसे हिस्से को अगर हम प्रेस करते हैं तो वहाँ पर हमको येलो कलर का जो है तो एक अंदाज़ आ जाता है, दिखाई देता है। ये भी एक एग्ज़ाम का जो है तो एग्जामिनेशन का एक रूल है। तो अब हम बात अगर करें सीरम बिलिरुबिन के लेवल की, तो उससे हमको पता चलता है कि नॉर्मली जो है तो बच्चों के अंदर, न्यूनेटल के अंदर इसका लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है। से लेकर 7वें दिन और 14वें दिन तक हर रोज़ इसका जो लेवल है यानी सीरम बिलिरुबिन का वो अलग अलग होता है। लेकिन अगर ये 15 मिलीग्राम पर डे लीटर से ज़्यादा अगर हो जाए, यानी 14 या 15 मिलीग्राम पर डे लीटर से ज़्यादा अगर सीरम बिलिरुबिन आ रहा है, इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको हम लोग इन शॉर्ट TCB कहते हैं। इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको हम इन शॉर्ट TCB कहते हैं, यानी ट्रांसक्यूटेनस बिलिरुबिनोमीटर, एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उसके ज़रिए यानी वो दिखाई देने में इस तरह से दिखाई देता है। तो इसके ज़रिए क्या होता है, सीरम बिलिरुबिन का एक लेवल जो बॉडी के अंदर है वो पता चलता है, एक अंदाज आता है। लेकिन इसमें भी जो है चेक करते हैं तो यूरिन के अंदर यूरिनोबिलिनोजिन नज़र आएगा। स्टूल के अंदर अगर हम चेक करते हैं तो स्टोलोबिलिनोजिन, एक रूल बता रहा हूँ कि फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर सीफेलो काउडल प्रोग्रेसेशन, एक उसूल है जिसके ज़रिए एक खास एक एग्जांपल मैं आपके सामने बता रहा हूँ। ये फ़ोटो के ज़रिए आप इसमें देख सकते हैं। अगर फेस को हमको एग्जामिनेशन करना है या फेस अगर इसमें सिर्फ मुब्तला हुआ है तो इसमें ऐसा अंदाज़ किया जाता है कि 4 to 6 मिलीग्राम पर डे लीटर सीरम बिलिरुबिन लेवल होता है। अगर चेस्ट की बात करें तो 6 to 8 मिलीग्राम पर डे लीटर, एब्डोमेन और थाई की अगर हम बात करें तो 8 to 12 mg पर डे लीटर, और अगर आर्म्स की, अगर लेग की बात करें तो 20 to 14 mg पर मिलीग्राम पर डे लीटर, और अगर पाम के अंदर या सॉल के अंदर, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर यानी कि अगर यहाँ तक अगर येलोइश आ चुका है कलर, तो इसका मतलब ये होता है कि ये सीवियर हो चुका है और इसका जो है तो 15 mg पर डे लीटर से ज़्यादा ये है तो इंक्रीज़ हो गया या बढ़ चुका है। तो ये भी एक टेक्निक है
एक एग्जामिनेशन का एक अच्छा रास्ता है। और एक बहुत ही एक के अंदर हमको एक अंदाज हो जाता है, अगर 15 mg पर डे लीटर से अगर ज़्यादा है तो फ़ौरन हमको पेशेंट को हायर सेंटर जो रेफ़र करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब दोस्तों हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की। तो इसमें ट्रीटमेंट क्या है दोस्तों, इसमें ट्रीटमेंट जो है अगर फिजियोलॉजिकल है तो कोई खास इसमें ट्रीटमेंट नहीं होता है, लेकिन डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इसमें लीव 52 वगैरह देते हैं, लेकिन वो हर कोई डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से देता है। इसमें कोई खास ट्रीटमेंट इसमें फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में नहीं होता है, लेकिन क्योंकि वो वक्तों के साथ जो है तो डिसअपीयर हो जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा कोशिश की जाती है ट्रीटमेंट में ब्रेस्ट फीडिंग की, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा दूध पिलाया जाए बच्चे को, क्योंकि माँ का दूध ही बच्चे के लिए सबसे बेहतरीन टॉनिक है, सबसे बेहतरीन जो है तो ट्रीटमेंट है। तो माँ का दूध सबसे ज़्यादा। इसके ट्रीटमेंट के हिस्से की अगर बात करें तो इसमें फोटोथेरेपी का एक ख़ास ट्रीटमेंट का एक हिस्सा है। फोटोथेरेपी क्या होता है, इस तरह से जो है तो बच्चे को लाइट के अंदर रखा जाता है, ब्लू कलर का होता है, कभी जो है तो ग्रीन कलर का भी होता है। इसमें 2-3 अलग अलग डिफरेंस कलर होते हैं, वो डॉक्टर के जो है तो सिचुएशन कंडीशन या क्रिटिकल केयर जो होते हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट जो होते हैं वहाँ पर जो है तो ये मशीन मौजूद होती है फोटोथेरेपी की। इसमें बच्चे के पूरे कपड़े निकाल कर डायपर के अंदर उसको रखकर या फिर किसी सूती कपड़े में उसको जो है तो रखकर और आँखों पर पट्टी लगाकर जो है तो उसके जो लेवल सीरम बिलिरुबिन का बढ़ा हुआ है उस लेवल के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। 2 दिन 3 दिन जितना यानी उसका जो लेवल है उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। साथ ही इसका जो अंदर जो है तो एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन का एक हिस्सा इसके ट्रीटमेंट में होता है, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। तो इसके अंदर क्या होता है, जो ब्लड है उसको एक्सचेंज किया जाता है। और सबसे अहम चीज़ इसमें प्रिवेंशन है ट्रीटमेंट के अंदर। प्रिवेंशन क्या है कि इससे पहले ही हम प्रेगनेंसी के अंदर जो है तो ब्लड ग्रुप को और इसके इनकम्पेटिबिलिटी को और इस ताल्लुक से अगर कोई पुराना अगर कोई डिजीज़ है, हिस्ट्री है, अगर कुछ हेरिडिटी है, तो ये सब चीज़ों को हम डॉक्टर के सामने पेश करें और ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह बच्चों को ज़्यादा करें। ये कुछ न्यूनेटल जॉन्डिस के ताल्लुक से अहम मालूमात। आई होप कि आपको तमाम बातें समझ में आई होंगी, लेकिन अगर इसके बावजूद आपको कुछ बातें समझ में नहीं आई हैं तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका आपको जवाब ज़रूर दूँगा। थैंक यू वेरी मच।